गुड इवनिंग माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12 की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स के नए वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर इस पूरी यूनिट में मेरे द्वारा आपको लगातार दिए जा रहे वीडियो लेक्चर्स का वीडियो लेक्चर नंबर है 14। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी इससे पहले मैं आपको कुल मिलाकर 13 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया है, इस टॉपिक को जानने, इस टॉपिक को समझने और इस टॉपिक में चीजें जो मैं बताऊंगा उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए पुरानी बातों का पता होना चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पता होना चाहिए, और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आज के लेक्चर में मेरे द्वारा बताए जाने वाली ऑलमोस्ट हर चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब वो क्या है जो आज आपको समझना है। टुडेज वीडियो लेक्चर इज अ वीडियो लेक्चर जिसकी हेडिंग है द डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ रेजिस्टिव सर्किट। बिल्कुल सही आपने सुना, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डेरिवेशन करने जा रहे हैं पावर की। एक बच्चे ने खास बोल दिया तुरंत ही कि सर पावर की डेरिवेशन की जरूरत क्या है। पावर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस चैप्टर में हमने V को यानी वोल्टेज को क्या उस तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से क्लास 10th में पढ़ा था? आपको क्या लगता है इस चैप्टर में हमने करंट को उस तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से हमने क्लास 10th में पढ़ा था? क्लास 10th में वोल्टेज को V लिखते थे, मानते थे, बोलते थे और न्यूमेरिकल्स में पुट करके आंसर निकाल लेते थे। करंट को I बोलते थे, मानते थे, लिखते थे और न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करके निकाल लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में दोस्तों V सिर्फ V नहीं है, उसे एक नए नाम से पुकारा जा रहा है, उसे EMF कहा जा रहा है और उस EMF का भी एक एक्सप्रेशन है जिसे कहा जा रहा है इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, जिसका एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जी हाँ, और करंट भी सिर्फ I के नाम से नहीं पुकारा जा रहा है, उसका भी एक एक्सप्रेशन है जिसे कहा जा रहा है इंस्टैन्टेनियस करंट, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हमारे पास वोल्टेज की इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होती है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हमारे पास करंट की भी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होती है। इसलिए एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा है, इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं लगा, अभी मैं उसके बारे में भी भविष्य में बातें करूंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ उस सर्किट की जिसमें रेजिस्टर लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टिव सर्किट। कभी कभी रेजिस्टिव सर्किट को नॉन इंडक्टिव या नॉन कैपेसिटिव सर्किट भी कहा जाता है। एक बच्चे ने कहा क्यों? क्योंकि उसमें इंडक्टर नहीं होता या फिर उसमें कैपेसिटर नहीं होता, इसलिए एक रेजिस्टिव सर्किट को नॉन इंडक्टिव सर्किट या नॉन कैपेसिटिव सर्किट भी कहा जाता है। तो चलिए आपको मैं सीधा ले चलता हूं डेरिवेशन पे। अरे किस चीज की? द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टिव सर्किट। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, दीजिए आप अपना पूरा ध्यान, है मेरी गारंटी आपको नहीं होना पड़ेगा जरा भी परेशान। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं हमारी आज की इस डेरिवेशन का जो नाम है। अगर कोई मुझे पूछे कि इस डेरिवेशन का नाम क्या है तो सिंपल शब्दों में लिखूंगा, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर। I repeat my sentence. This is the derivation of average power associated. Derivation of average power associated with कैसा सर्किट? रेजिस्टिव सर्किट। यानी मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सर्किट की जिसमें लगा है रेजिस्टर, जिसमें लगा है रेजिस्टर। सो डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टिव सर्किट। अब क्या करने जा रहे हैं हम इस डेरिवेशन में, उस चीज पे आप फोकस कीजिएगा। हम जानते हैं कि जब एसी सर्किट में
हम जानते हैं कि जब एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होता है, हम जानते हैं कि जब एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होता है, यानी जब किसी एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा होगा, तब करंट एंड वोल्टेज आर बोथ इन द सेम फेज। तब करंट एंड वोल्टेज both are in the same phase, both are in the same phase, and उनकी इंस्टैंटेनियस वैल्यू सर्किट में एग्जिस्ट करती है, उनकी इंस्टैंटेनियस वैल्यू सर्किट में मौजूद होती है, या मुझे कहना चाहिए सर्किट में एग्जिस्ट करती है, उनकी इंस्टैंटेनियस वैल्यू सर्किट में मौजूद है। Therefore, सिंपल शब्दों में अगर मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊं, therefore रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टैंटेनियस voltage and instantaneous current। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टैंटेनियस करंट। एक बच्चा कहता है सर अगर ये बात है तो फिर उस हिसाब से तो पावर का फॉर्मूला जो आना चाहिए वो आना चाहिए E मल्टीप्लाइड बाय I, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो क्लास 12th के अंदर E है वो सिर्फ 10th की तरह E नहीं है, रैदर उसका एक एक्सप्रेशन है और वो है E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड बोथ आर इन द सेम फेज। दिस इज वेरी मच विजिबल टू अस एंड दिस इज वेरी मच नोन टू अस। हमें ये दिख भी रहा है और हमें ये पता भी है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों दैट पावर इज इक्वल टू E नॉट इनटू I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक बच्चा बोला बट सर मैं जानता हूं, क्या जानता है भाई, कि पावर इज इक्वल टू dw बाय dt होता है, तो हम लिख सकते हैं दैट dw इज इक्वल टू E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। क्योंकि मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन हमने यहां पे लिखा है ये इंस्टैंटेनियस वर्क डन का एक्सप्रेशन है, तो अगर मुझे टोटल पावर निकालनी है तो इस वर्क डन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द फुल साइकिल, ताकि मुझे जो वर्क डन मिले वो फुल साइकिल का वर्क डन मिले, और फुल साइकिल के वर्क डन की मदद से मेरे लिए टोटल पावर निकालना आसान हो जाए। तो मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बार बोर्ड पे दी गई इस पूरी जानकारी को अच्छे से देख लीजिए, ताकि जब आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ जाए तो जो मैं समझाने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज समथिंग very important that each one of you must pay attention, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को कोई टेंशन। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को नजर आ रहा है तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे साफ कि यहाँ पे जो ये dw by dt है, dw by dt मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इसी dw by dt को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं ओवर द फुल साइकिल तो मुझे नेट वर्क डन मिलेगा, और किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल में जो नेट वर्क डन है वही उसकी एवरेज पावर है। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं कि हमें डेरिवेशन करनी कैसे है। तो डेरिवेशन करने के लिए मैं इस चीज को दोबारा लिखूंगा और ये थ्योरी का हिस्सा मिटा दूंगा, ताकि आपको बातें अच्छे से समझ आए। अगर मन में आपके रह गया होगा कोई भी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। तो दीजिए जरा पूरा ध्यान, और ना हो आप जरा भी परेशान। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू डिराइव, आई रिपीट माय सेंटेंस, in order to derive average power we will multiply, I repeat my sentence, we will multiply instantaneous voltage and instantaneous current. We will multiply instantaneous voltage and instantaneous current. Therefore power is equal to E multiplied by I, और पावर की जगह dw by dt is equal to E naught sin omega t multiplied by I naught sin omega t। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा dw by dt is equal to E naught multiplied by I naught sin square omega t।
अब मैं लिखूंगा dw इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में dt। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये मैंने पहले भी लिखा था, आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। अब मैं यहां पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू डिराइव द नेट वर्क डन, in order to derive the net work done over full cycle, मैं यहाँ पे लिखूंगा in order to derive net work done, we will integrate the above expression over full cycle। हम इस एक्सप्रेशन को फुल साइकिल पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो therefore integration of dw is equal to integration of e naught I naught sin square omega t और साथ में dt। जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज नहीं पता है वो बच्चे प्लीज घबराना मत, ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था। हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। एक बार इसे देख लीजिए, ये आइडेंटिटी मैंने इससे पहले वाली डेरिवेशन में भी आपको बताई थी। एक बार देख लीजिए, बोर्ड पे मैंने आपको अब तक जितनी भी जानकारी दी है वो सारी जानकारी मेरे बच्चों को समझ आनी चाहिए कि मैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा टीचर इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू ई नॉट, तुम बाहर आ जाओ, आई नॉट तुम भी बाहर आ जाओ, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी के नीचे 2 और साथ में हमारे पास आ गया dt 0 से लेके t तक। तो मेरे पास आ गया dw इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बटा 2, ई नॉट आई नॉट बटा 2 और यहां पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन, मेरी बात बहुत आसान, 1 dt कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया था, तो sin 4 पाई आता है। कैसे किया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 4 पाई आता है और sin 4 पाई 0 होता है, आपको अच्छी तरह पता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। dw इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बटा 2 और ब्रैकेट में 1 dt का इंटीग्रेशन करा तो t आ गया, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक, और माइनस उसका इंटीग्रेशन करके sin 4 पाई आता है। ये आपको अच्छी तरह पता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, इनफैक्ट करके नहीं दिखाया क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जहां मैंने RMS वैल्यू की डेरिवेशन करी थी वहां इसे अच्छे से करके दिखाया था। तो मेरे पास आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dw comes out to be e naught I naught बटा 2 मल्टीप्लाइड बाय t। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार हर एक एक्सप्रेशन को, एक बार इस पूरी चीज को अच्छे से देख लीजिए ताकि नहीं रह जाए आप लोगों के मन में कोई भी सवाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट पे अटेंशन। dw का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा w, सो w इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय t बटा 2, t w के नीचे जाएगा तो w बटा t इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बटा 2 और w बटा t बच्चा जानता है कि पावर होता है ई नॉट आई नॉट बटा 2 और ई नॉट आई नॉट बटा 2 को मैं लिख सकता हूं ई नॉट बटा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट बटा रूट 2। और आप अच्छी तरह जानते हो कि ई नॉट बटा रूट 2 और आई नॉट बटा रूट 2 क्या होता है। हर कोई जानता है कि ई नॉट बटा रूट 2 ERMS होता है। हर कोई जानता है कि आई नॉट बटा रूट 2 IRMS होता है। Therefore, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, therefore, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पावर इज इक्वल टू EV/IV, यानी द पावर, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो एवरेज पावर associated with a resistive circuit is equal to the product of the virtual value of the voltage and the virtual value of the current। एक बार अच्छे से पूरी डेरिवेशन को बोर्ड पे है जो मैंने कराई उसे देख लीजिए।
लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट पे अटेंशन, ताकि बोर्ड पे लिखे गई, बोर्ड पे समझाई गई, बोर्ड पे बताई गई ये पूरी डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। दिस is a derivation of the average power over a complete cycle for a circuit which consists of only resistor। हाँ जी, अब एक बच्चा बोला इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट आ जाता है जिसमें रेजिस्टर दिया हुआ है और हमें कहा जाता है कि हमें उसकी एवरेज पावर निकालनी है, तो हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना, सीधा उसकी वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ईवी इनटू आईवी कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। जी हाँ, सो एज पर डेफिनेशन द एवरेज पावर ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वर्चुअल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं कहता हूं एक बार अच्छे से घूर लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो मचा दीजिए बवाल। एक बच्चा कहता है कि सर इस चीज पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि हाउ विल द न्यूमेरिकल बी आस्क्ड ऑन इट, इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है। आइए इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है वो आपको मैं बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देकर। चलिए इसे मैं यहां मिटा देता हूं और फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है उस फॉर्मूले को मैं वहां लिखे रहने दूंगा, इतना सा हिस्सा मिटा रहा हूं, पूरा ना मिटा के फॉर्मूला वहां लिखे रहने दूंगा और यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखिए एंड इलेक्ट्रिक आयरन, मेरी बात बहुत ध्यान सुना, एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohm is connected to a mains supply, is connected to a mains supply, is connected to a mains supply of 220 volt and 50 cycles। 50 cycles का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो 50 hertz। हमें क्वेश्चन ने कहा है डिटरमाइन द पावर ऑफ द सर्किट, डिटरमाइन द पावर ऑफ दिस सर्किट। आई रिपीट माय सेंटेंस, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, डिटरमाइन द पावर ऑफ सर्किट। देखो मैं यहां पे सिंपल शब्दों में लिखूंगा हम जानते हैं, मैं यहां पे लिखूंगा हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू ईवी इनटू आईवी होता है। अब सर्किट में ईवी तो पता है, ईवी तो पता है आपको, मैं ये पहले बता चुका हूं कि मेन सप्लाई की वोल्टेज हमेशा वर्चुअल वैल्यू होती है, ये याद रखना, ये बात मत भूलना। मेन सप्लाई की वोल्टेज हमेशा वर्चुअल वैल्यू होती है, ये बात मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर इज इक्वल टू ईवी मल्टीप्लाइड बाय आईवी। आईवी की जगह मैं लिख सकता हूं ईवी बटा आर, ईवी बटा आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो पावर इज इक्वल टू ईवी का स्क्वायर बटा आर। ईवी हमारे सामने दे रखा है कितना, 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 डिवाइडेड बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 200, कैंसिल 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 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, तो पावर कम्स आउट टू बी 22 मल्टीप्लाइड बाय 11। दिस कम्स आउट टू बी, इसको अगर सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें सो दिस कम्स आउट टू बी 242। जी हां 242 वॉट। एक बार अच्छे से घूर लीजिए, मैं कहता हूं दो बार देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू कीप इन माइंड, ताकि मेरे हर एक बच्चे को ये प्यारी सी छोटी सी डेरिवेशन अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आपको अभी तक ये समझा दिया है कि व्हाट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टिव सर्किट। अब जानते हो बच्चा क्या बोला, कहता है सर अगर आप एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टिव सर्किट निकाल सकते हो तो फिर तो आप एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टिव सर्किट भी निकाल सकते हो, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटिव सर्किट भी निकाल सकते हो। क्योंकि याद करो जब मैंने आपको शुरुआत में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एसी सर्किट में हम जब एलिमेंट लगाते हैं, एलिमेंट मतलब सर्किट एलिमेंट, तो हम सिर्फ रेजिस्टर भी लगा सकते हैं, उसे रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है। सिर्फ इंडक्टर भी लगा सकते हैं, उसे इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है। सिर्फ कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, उसे कैपेसिटिव सर्किट कहा जाता है। और सर्किट में हम तीनों चीजें भी लगा सकते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो उसे कहा जाएगा आरएलसी सर्किट। अभी तक मैंने आपको केवल यह बता दिया कि व्हाट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टिव सर्किट, और मैंने आपको यह भी बताया शुरुआत में
कि रेजिस्टिव सर्किट को नॉन इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं। अब एक बच्चे ने कहा सर अगर रेजिस्टर हटा के सर्किट में केवल इंडक्टर लगाओ, केवल इंडक्टर, सो इंडक्टर के साथ एवरेज पावर क्या होगी, मैं जानना चाहता हूं। अब इंडक्टर के साथ एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, उसकी डेरिवेशन करने पर क्या प्राप्त होता है, इससे पहले कि मैं आपको वो समझाऊं, मैं एक आपके मन में छोटा सा कॉन्सेप्ट जगाना चाहता हूं। याद करो रेजिस्टर के केस में हम पढ़कर आए थे कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब दोनों फ्लक्चुएट नहीं करते, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम फेज। लेकिन हम ये भी पढ़कर आए हैं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जीत जाती है, करंट हार जाता है, यानी द वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। और हम ये भी पढ़कर आए हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट जीत जाता है, वोल्टेज हार जाती है, दैट इज द करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ये जो बातें आप बता रहे हो, ये बातें एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टिव सर्किट में तो काम नहीं आई, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में तो दोनों ही सेम फेज में थे, लेकिन ये बातें एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में जरूर काम आएंगी। एक बच्चे ने पूछा क्यों? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जीत जाती है, करंट हार जाता है, कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज हार जाती है, करंट जीत जाता है, लेकिन पावर आती कितनी है ये कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा जब मैं डेरिवेशन करूंगा। लेकिन डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको अगर सीधा सीधा ये बोल दूं कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट की एवरेज पावर जीरो होती है, एक बच्चा कहता है जीरो होती है, सर कैसी बात कर रहे हो? जीरो का मतलब जानते हो क्या हुआ? जीरो का मतलब जानकर ये हुआ कि आपने कहा कि जीरो होती है तो हमने सीधा सोच लिया भाई जीरो का मतलब पावर जीरो मतलब वर्क डन जीरो, इसका मतलब वो काम ही नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इंडक्टिव सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो काम तो होता है ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि एवरेज पावर जीरो होती है? मैंने ये कब कहा कि रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन जब थियोरेटिकली हम इसे डिराइव करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। रियलिटी में कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम नियरली जीरो होता है। एक बच्चे ने कहा सर मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि हाउ कैन अ वर्क डन बी जीरो। यार आप वोल्टेज अगर दे रहे हो तो भले ही वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल आ रहा है, भले ही वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन द सेम फेज, लेकिन अगर एक इंडक्टर हमारे पास है और आपने इंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड किया, तो जो ईएमएफ आप दोगे उससे उसमें वर्क डन तो होगा। लेकिन मत भूलो प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हेनेवर सम अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज सप्लाइड टू एन इंडक्टर, it tries to oppose the EMF by inducing a self-induced EMF, self induction। मतलब आप काम करोगे उसके प्रति करंट बढ़ाने के लिए। याद करो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी जब आप डी आई बाई डी टी करोगे तो डी आई बाई डी टी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा होगा। तो आप काम कर रहे हो इंडक्टर को करंट देने के लिए, इंडक्टर काम कर रहा है आपके करंट को अपोज करने के लिए। सही बात है, आप काम कर रहे हो इंडक्टर के पास करंट पहुंचाने के लिए, लेकिन आपको यह भी पता है कि जब आप इंडक्टर को करंट देते हो तो हमारे करंट के कारण इंडक्टर के साथ ताल्लुकात रखने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव की वजह से उसमें सेल्फ इंडक्शन होता है। और बच्चा जानता है कि सेल्फ इंडक्शन ट्राइज टू अपोज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, यानी अगर हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई करी तो हमारी अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आती है। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ आने वाली इंड्यूस्ड वोल्टेज उससे कमजोर ही होती है, लेकिन अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो एवरेज तौर पे ये माना जाता है, दोबारा बोल रहा हूं सुनना, एवरेज तौर पे ये माना जाता है कि एक हाथ तुम उसे करंट दे रहे हो और दूसरे हाथ वो तुम्हारे ही करंट के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम हो ही नहीं रहा। दैट इज वाई जब हम इंडक्टर के साथ ताल्लुकात रखने वाले वर्क की डेरिवेशन करते हैं, सो द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टिव सर्किट, तो आप सीधा शब्दों में कह सकते हो भाई जीरो।
अब कोई आपसे कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसको वो समझाओ जो मैंने समझाया। अब एक बच्चा बोला जो आपने समझाया सर मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही है, तो फिर मैं दूसरे आदमी को जवाब कहां से दूंगा जब मुझे आप ही की बात ढंग से क्लियर नहीं हो रही। तो उसके लिए उसे डेरिवेशन करके दिखाओ। जब डेरिवेशन में साफ साफ प्रूव हो जाएगा कि एवरेज पावर 0 आ रही है, तब तो यकीन हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, विदाउट एनी डिले सीधा शुरू करते हैं the derivation of average power associated with resistive circuit, नहीं inductive circuit। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो मैंने बोर्ड पे है अब तक लिखा वो सब कुछ हूं मिटाने मैं जा रहा और आपको इंडक्टिव सर्किट की डेरिवेशन हूं कराने जा रहा। मुझे इस रजिस्टर को मिटा के यहां लिख देना चाहिए डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। जी हां, हम इंडक्टिव सर्किट पे आ चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। मैं यहां लिखना चाहूंगा हमें पता है कि इंडक्टर वाले सर्किट में, आई रिपीट माय सेंटेंस, इंडक्टर वाले सर्किट में सप्लाई की गई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या सप्लाई की गई ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू इज स्टोर्ड in the form of energy of an inductor। ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। is stored in the form of energy of an inductor, that is U is equal to half L I naught square, जिसके कारण, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जिसके कारण करंट राइजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, जिसके कारण करंट राइजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज फ्रॉम 0 to I naught, but due to self induction इस सप्लाइड करंट को, I repeat my sentence, इस सप्लाइड करंट को इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है, या मुझे कहना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है एंड टेक्स the value of maximum current from I naught to 0 and works against half L I naught square। देखो ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, ये वो थ्योरी है, ये वो शब्द हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों और कैसे इंडक्टर के साथ ताल्लुकात रखने वाली एनर्जी जीरो हो सकती है। सो इंडक्टर के साथ ताल्लुकात रखने वाली एनर्जी जीरो किस बेसिस पे, किस आधार पे हो सकती है, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एंड इसी वजह से हम कहते हैं, आई रिपीट माय सेंटेंस, इसी वजह से हम कहते हैं कि एवरेज पावर या फिर मुझे कहना चाहिए कि एवरेज वर्क डन जीरो हो जाता है। लेट अस नाउ प्रूव इट। इसे प्रूव करना बहुत जरूरी है। आइए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ चुकी है, अब इसे प्रूव करते हैं। तो दीजिएगा पूरा ध्यान, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन किस चीज की? डेरिवेशन ऑफ द वर्क डन और डेरिवेशन ऑफ द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टिव सर्किट। तो मैंने यहां पे लिखा हमें पता है कि एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट is the product of its instantaneous voltage,
instantaneous voltage and instantaneous current. Therefore power is equal to E into I and इंडक्टिव सर्किट में आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज और बता दूं, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2। देयरफॉर पावर की जगह मैं लिख सकता हूं dw by dt इज इक्वल टू E की जगह E नॉट साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, और वी कैन से दैट dw by dt इज इक्वल टू E नॉट और साथ में I नॉट और साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस ओमेगा t। इसे सॉल्व करके ये आएगा, और we can say that dw is equal to minus E naught I naught और साथ में sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा t। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बात देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दीजिए बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना है तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू डिराइव नेट वर्क डन, आई रिपीट माय सेंटेंस, इन ऑर्डर टू डिराइव नेट वर्क डन, इन ऑर्डर टू डिराइव नेट वर्क डन वी विल integrate both sides and we can get integration of dw is equal to integration of E naught माइनस में साथ में I naught और ब्रैकेट में या साथ में मैं बोल सकता हूं sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt। dw तेरे इंटीग्रेशन से चल w आ जाएगा, माइनस E naught तुम बाहर आ जाओ, I naught तुम भी बाहर आ जाओ। इंटीग्रेशन किस चीज का, sin ओमेगा t और cos ओमेगा t dt 0 से लेके t तक। अब ध्यान से सुनो, sin थीटा इंटू cos थीटा के साथ अगर 2 लगा होगा तो 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता है sin 2 थीटा। आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। एक बच्चा कहता है सर ये आइडेंटिटी कैसे यूज करोगे, यहां तो 2 है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहां भी 2 और डिवाइड करेंगे यहां भी 2, तो देखो क्या बनेगा, w इज इक्वल टू माइनस E नॉट बटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin थीटा और cos थीटा साथ में dt, मतलब ये 2 कायदे से यहां आएगा, तो मैंने यहां लिख दिया, तो w इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट बटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t dt। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, देखो घूरो समझो जानो परखो पहचानो, मन में कोई आ जाए सवाल आप मेरे बच्चों मचा दो बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोर्ड के आगे से सिर्फ इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको मेरे द्वारा बताई हुई समझाई हुई सारी बातें अच्छे से समझ आए। sin 2 ओमेगा t का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो माइनस E नॉट I नॉट बटा 2 ब्रैकेट में माइनस cos 2 ओमेगा t बटा 2 ओमेगा 0 से लेके t तक। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, समझना सारी बातें मेरे तुम बच्चों। तो यहां पे ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस E नॉट I नॉट बटा 2 और cos 2 आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा और कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि w इज इक्वल टू प्लस E नॉट I नॉट बटा 2 ब्रैकेट में अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ओमेगा की जगह 2 पाई बटा t मल्टीप्लाइड बाय t माइनस cos 0 डिवाइड बाय साथ में 2 ओमेगा चल रहा है और ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल कैंसिल। अब मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये वाला 2 ओमेगा अगर मैं बाहर निकालता हूं तो 2 ओमेगा बाहर आ गया, ब्रैकेट में मेरे पास बचा cos
4 पाई माइनस cos 0। 4 पाई मींस 2 पाई का डबल, 2 पाई का डबल मतलब cos 360 का डबल। cos 360 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 4 पाई की वैल्यू यानी cos 720 डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा इशू है उनकी मदद कर रहा हूं। तो W comes out to be प्लस E नॉट I नॉट बटा 4 ओमेगा 1 माइनस 1। आंसर comes out to be शून्य। मेरे प्यारे प्यारे 12th क्लास के बच्चों, सो माय डियर क्लास 12th के बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस पूरी डेरिवेशन पे नजर डाल लीजिए, इस पूरी डेरिवेशन को अच्छे से देख लीजिए, घूर लीजिए, समझ लीजिए। है अगर मन में कोई भी सवाल तो मैं कहता हूं मचा दीजिए बवाल। विद दिस आई hereby can simply announce that the average power associated with an inductive circuit, यानी जिस सर्किट में इंडक्टर लगेगा उस सर्किट की एवरेज पावर 0 आएगी। अब एक बच्चे ने पूछा सर क्या वाकई में ऐसा होता होगा? रियलिटी में हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल 0 पावर होती है, बट प्रैक्टिकली आपको बता दूं कि जब एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया है तो कुछ ना कुछ पावर हमें सर्किट में मिलती है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करने वाली इंड्यूस्ड वोल्टेज बिल्कुल बराबर नहीं होती। तो आप ये सोचो कि हाफ Li² पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकली ये चीज प्रूव होती है इसलिए हम मानते भी हैं, कहते भी हैं, बोलते भी हैं और हमेशा अप्लाई भी करते हैं कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टिव सर्किट इज 0। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अब व्हाट नेक्स्ट? मैंने आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में रेजिस्टिव सर्किट के साथ ताल्लुकात रखने वाली एवरेज पावर के बारे में बताया और साथ ही इंडक्टिव सर्किट के साथ ताल्लुकात रखने वाली एवरेज पावर के बारे में बताया। अगर कुछ बचा है तो 2 चीजें और बची हैं, एक जिसे हम कहते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटिव सर्किट एंड द नेक्स्ट थिंग इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द RLC सर्किट। और भी छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, थोड़ा सा कराऊंगा, आपको इंतजार है। मेरी गुजारिश आपसे कि मत करना अपना समय बेकार, क्योंकि टाइम है आपका कीमती और आपको करनी है मेहनत हर बार। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने आज अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ये करना ना भूले। वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।